हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक प्रेपोजिशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिल इन द ब्लैंक के रूप में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सी बार आप देखेंगे कि जो करेक्टली सेंटेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी इसी टॉपिक से आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रेपोजिशंस का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इस शब्द को देखेंगे कि आखिरकार ये शब्द कहता क्या है। ये कहता है प्रेपोजिशन। अगर हम इसको तोड़ें तो ये बनता है प्री प्लस पोजिशन। कहने का मतलब जैसे इन, एट, ऑन, अबव, अंडर एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये इनकी जो पोजीशन होती है वो किसी भी नाउन से पहले होती है। ठीक है, और जिस भी नाउन से पहले इसकी पोजीशन होती है वो नाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। कहने का मतलब कि अगर हम इन प्रेपोजिशंस का यूज ना करें तो हमारे सेंटेंस का पूरा मतलब ही बदल जाता है। जैसे आई एम इन दी किचन। अब यहां पर किचन नाउन से पहले इन लगा हुआ है ना। अगर मैं इन हटा दूं, आई एम दी किचन, ऊपर वाले का मतलब था कि मैं किचन में हूं, नीचे वाले का मतलब है मैं किचन हूं। मैं तो किचन नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए अब इन जो है वो नाउन से पहले लगा है और ये जो नाउन है ये इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अंग्रेजी भाषा में प्रेपोजिशंस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके बिना किसी वाक्य के सब्जेक्ट मतलब कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो है उसके द्वारा किए गए कार्यों अथवा सब्जेक्ट की स्थिति का उसी वाक्य के ऑब्जेक्ट से सही संबंध नहीं जुड़ पाता। अब जैसे ममता इज इन दी किचन। अब यहां पर ये जो किचन है और यहां पर ये जो ममता है, अगर हम इन ना लगाते तो इन दोनों का संबंध जुड़ ही नहीं पाता। यही बात वो कहना चाह रहे हैं। तो ममता रसोई घर में है विद प्रेपोजिशन। ठीक है, इन प्रेपोजिशन की मदद से हमने ये जाना। यदि इस वाक्य में से हम इन हटा दें तो क्या होगा, तो वाक्य बन जाएगा ममता इज द किचन, ममता रसोई घर है। तो विदाउट प्रेपोजिशन आपने देखा सेंटेंस का मतलब जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। द पेन इज ऑन द टेबल, कलम मेज पर है। अब यहां पे ऑन प्रेपोजिशन लगा हुआ है। अगर हम ऑन हटा दें, द पेन इज द टेबल, कलम मेज है, कोई मीनिंग बनेगा इसका? नहीं बनेगा। तो प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और जो नाउन दिया हुआ है उन दोनों के बीच में आप सही संबंध नहीं बिठा पाओगे। ठीक, अभी अलग अलग टाइप के प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ मोशन, प्रेपोजिशन ऑफ स्पेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, सबको पढ़ेंगे। और एक प्रेपोजिशन का अलग अलग जगह यूज हो सकता है। एक प्रेपोजिशन का टाइम के साथ यूज भी हो सकता है, एक प्रेपोजिशन का स्पेस के साथ यूज भी हो सकता है। जैसे मैं बोल सकती हूँ एट 2 o'clock, वही मैं बोल सकती हूँ एट होम, है ना। एक जगह बता रहा है, दूसरा टाइम बता रहा है, पर प्रेपोजिशन एट ही लगा हुआ है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला प्रेपोजिशन है हमारा आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है जब हम किसी का पीछा करें। ठीक है, आफ्टर वर्ड का यूज हम करते हैं जब हम किसी का पीछा करें। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट्स। कैट जो है चूहों के पीछे भाग रही है, फॉलो कर रही है उन्हें। तो किसी का अनुगमन करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है ही रैन आफ्टर द थीफ, उसके पीछे भागा, फॉलो किया मतलब उसने उसको। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम या टू प्रेपोजिशन। आइए देखते हैं इन दोनों का इस्तेमाल हम कहां करते हैं।
सामान्यतया ये दोनों ही प्रेपोजिशंस एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं, ऑपोजिट हैं। कैसे? टू जो है इसका प्रयोग किसी स्थान की और गति दर्शाने के लिए होता है। आई एम गोइंग टू दी स्कूल। फ्रॉम जो है इसका प्रयोग किसी स्थान से दूर जाने या वापस लौटने के केस में होता है। जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। वहीं अगर मैं बोलूं वी वॉक्ड फ्रॉम होम टू स्कूल, हम स्कूल से घर गए, तो हम घर से दूर हो गए, स्कूल के करीब चले गए। राइट? हम घर से दूर हो गए, स्कूल के करीब चले गए। दे आर गोइंग टू कोटा नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते कोटा जा रहे हैं, तो किसी चीज की और जा रहे हैं, किसी स्थान की और या गति दर्शाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। वहीं पर फ्रॉम, ही मस्ट कम टू माई ऑफिस टुमारो, अगेन ऑफिस की तरफ। राइट? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है हमारा ऑन टू या फिर ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, ये भी एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं। कैसे? एक किसी धरातल पर पहुंचने का तो दूसरा धरातल से पृथक होने का, मतलब अलग होने का। ऑफ मतलब किसी भी चीज से जब आप अलग हो रहे हो, OFF। और ऑन टू मतलब किसी भी धरातल पर। जैसे ऑन टू इंडिकेट मूवमेंट ऑन और टू अ पर्टिकुलर प्लेस। एग्जाम्पल, वन स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वो ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आया। है ना? ट्रेन से उतरकर उसने कहां कदम रखा? प्लेटफॉर्म पर रखा। द फ्रूट फेल ऑन टू द रूफ ऑफ माई हाउस, जो फ्रूट है वो गिरा मेरे छत के ऊपर। अगेन देखना, मूवमेंट ऑन, कोई भी गति किसी चीज के ऊपर दिखाया जा रहा है। गिरा, छत के ऊपर गिरा, मूवमेंट में है, और किसी चीज के ऊपर गिरा। टू अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर। ठीक है? सो किसी विशिष्ट स्थान पर या को गति दर्शाने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ऑफ का प्रयोग कहां होता है? हमने बोला किसी चीज से अलग होने के संदर्भ में। जैसे आई कॉल्ड हिम बट ही रैन ऑफ, मैंने उसे बुलाया पर वो भाग गया, दूर हो गया, मतलब अलग होने के उसमें। टेक योर कोट ऑफ, अपना कोट उतारो, मतलब दूर करो, अलग करो, जिस भी चीज के ऊपर है उससे हटाओ। ही फेल ऑफ द बाइसिकल, वो बाइसिकल से गिर गया, मतलब उसका जो संबंध था बाइसिकल से, जो टच था, वो हट गया। शी टुक द थिंग्स ऑफ द ट्रॉली, उसने ट्रॉली के अंदर जो चीजें थी उसमें से बाहर निकाल ली। तो क्या हुआ? किसी स्थान से दूर होने की गति दर्शाने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किसी भी स्थान से दूर होने की गति दर्शाने के अर्थ में OFF का प्रयोग होता है। चल नेक्स्ट वन। अब है इनटू और आउट ऑफ। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कैसे? इनटू का यूज हम कब करते हैं? इनटू का यूज करते हैं कोई भी हमें इनसाइड मूवमेंट दिखानी है। जैसे मैं कमरे के अंदर गया, आई वेंट इनटू द रूम, तो मैं गति में हूं और मैं किसी चीज के अंदर जा रहा हूं। इनटू। आउट ऑफ बाहर का मूवमेंट दिखाना है, अवे दिखाना है। द गॉड ऑफ वाटर डिवाइडेड इनटू द रिवर, द गॉड ऑफ वाटर केम आउट ऑफ द रिवर। डाइव्ड है, ये मैं वही सोच रही थी, डिवाइडेड क्यों लिखा है। द गॉड ऑफ रिवर डाइव्ड इनटू द रिवर, भाई जो पानी के भगवान थे उन्होंने नदी में छलांग लगाई, किसी चीज के अंदर गए, एक मूवमेंट दिखाया। द गॉड ऑफ वाटर केम आउट ऑफ द रिवर। अब यहां पर आउट ऑफ है, पानी के जो भगवान थे वो पानी से बाहर आए। मोशन है, किसी भी चीज के अंदर गए, मोशन में दिखाना है। इनटू, किसी भी चीज के बाहर आए, आउट ऑफ। यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आया समझ में? बढ़िया। अगला है अक्रॉस। अक्रॉस का यूज कब होता है? देखो,
टू इंडिकेट द मीनिंग ऑफ फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, किसी स्थान के एक ओर से दूसरी ओर का आशय इंगित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे ही वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, मतलब ये फील्ड है मान लो, तो वो इधर से इधर पहुंच गया, तो उसने ये पूरी चीज क्रॉस करी। ठीक है, अक्रॉस का मतलब समझ में आ गया। मीनिंग ऑफ फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द प्लेस या फिर समथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, अलोंग। अलोंग का इस्तेमाल कब करते हैं? किसी भी चीज के साथ साथ। फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ, मतलब किसी स्थान के एक छोर से दूसरे छोर की ओर, अर्थात सहारे सहारे, मतलब ये एक सड़क है, मैं इस सड़क के इधर से इधर गया, लेकिन सहारे सहारे, साथ साथ चल के। They walked slowly along the road, वो चल रहे थे सड़क के सहारे सहारे। ठीक है, We planted trees along the bank of the river, ये नदी है, हमने नदी का ये जो किनारे हैं यहां पर पेड़ लगाए। तो along the road, किनारे किनारे, along the river, किनारे किनारे। ठीक है, साथ साथ, साथ साथ में ये वाला साथ साथ नहीं, बगल में, मतलब साइड साइड में चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा ओवर। ओवर का इस्तेमाल कब करते हैं? टू इंडिकेट द मीनिंग टू क्रॉस समथिंग एंड बी ऑन द अदर साइड, मतलब किसी स्थान को पार कर दूसरी ओर आ जाने के अर्थ में हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे ओवर के और भी इस्तेमाल होते हैं। शी क्लाइम्ड ओवर द वॉल, ये एक दीवार थी, है ना, वो दीवार फांद कर दूसरी ओर चली गई, एक साइड से दूसरी साइड चली गई टाप के, तो ओवर। अ बर्ड फ्लू ओवर माई हाउस, ये मेरा घर है, तो ये जो चिड़िया है ये उड़ के मेरे घर के ऊपर से गई, समझे, ओवर। अ कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर से एक बिल्ली कूद के आई इधर। एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, एक पार से दूसरी पार जाना, उसके अर्थ में यूज होता है। ठीक है, लेकिन वो मैंने आपको समझाया कैसे, है ना, कैसे समझ में आ गया ना, जैसे ये ऐसे। ठीक है, अगला थ्रू, इजी है ये तो। टू इंडिकेट द मीनिंग फ्रॉम वन एंड साइड टू दी अदर, कहने का मतलब इसका प्रयोग भी एक और छोर से दूसरे और या दूसरे छोर तक, अर्थात में होकर के अर्थ में होता है। जैसे द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो, जो बर्गलर था, लुटेरा था, गॉट इन अंदर आया, थ्रू द विंडो खिड़की के जरिए। अब वो खिड़की के ऊपर से तो नहीं आ सकता था, खिड़की के जरिए ही आना पड़ेगा, तो थ्रू का इस्तेमाल हम उसे भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अंडर। टू इंडिकेट द मीनिंग बिलो द सर्फेस ऑफ समथिंग, मतलब ये टेबल है मान लो, ठीक है, तो इसके यहां पे मैं बैठी हूं, तो मैं कहां बैठी हूं? टेबल के नीचे बैठी हूं। ठीक है, हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, क्या तुमने बेड के नीचे देखा? द टॉय हैज रोल्ड अंडर द सोफा, जो खिलौना है वो सोफे के नीचे चला गया है। अंडर मतलब किसी भी चीज के नीचे। ठीक है, लेकिन टच ना हो रहा हो उसको, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अप डाउन। ये भी दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। कैसे? अप मतलब कोई भी चीज जब ऊपर की ओर जाए गति में, डाउन मतलब कोई भी चीज जो नीचे की ओर आए गति में। राम स्टूड अप एंड वेंट आउट ऑफ द रूम, राम खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। आउट ऑफ किसी भी चीज से बाहर जाना,
वुड यू लाइक टू सिट डाउन प्लीज, क्या आप बैठना चाहेंगे प्लीज? सिट डाउन, गति नीचे की ओर, गति अप ऊपर की ओर, है ना? चलो नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। क्या है अगला? अगला है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब एट का इस्तेमाल कब करते हैं हम टाइम के साथ एट का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है, तो हम एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घड़ी का निश्चित समय, दिनों के नाम, महीनों के नाम तथा वर्ष आदि के समय बिंदु का तात्पर्य है। मतलब जब हमें एग्जैक्ट समय दिया हुआ हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो, किंतु एट का प्रयोग 24 घंटों की अवधि में बताए गए समय से पूर्व, उम्र जिसमें कोई कार्य करता हो, कार्य होता हो तथा अवधि प्रकट करने वाले त्योहारों के नाम से पूर्व किया जाता है। दिन, दिनांक, महीने या वर्ष से पूर्व इसका प्रयोग नहीं होता। वापिस से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के जरिए। देखो, द सन रोज एट 6 AM, ये हमें एग्जैक्ट टाइम दिया है, उस केस में हमने कर लिया। ही विल कम बैक एट सनसेट, यहां पर भी एक समय बिंदु है, सूर्यास्त। आई कैन रीपे द अमाउंट एट एनी मोमेंट, वी हैड लंच एट नून, पीपल व्हाइट वॉश देयर हाउस एट दीपावली। अब देखो, इन्होंने यहां पर अवधि प्रकट करी है कि भाई जब दिवाली का समय होता है, दिवाली वाले दिन तो नहीं करते ना, नहीं दिवाली वाले दिन तो पुताई नहीं करते, पेंट नहीं करते, पर जब दिवाली का समय होता है, आने वाली होती है, उस अवधि के दौरान, यही समझा रहे हैं इसमें कि जब हमें समय बिंदु दिया हो, घड़ी का निश्चित समय, दिनों के नाम, महीनों के नाम तथा वर्ष आदि से समय बिंदु का तात्पर्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एट जनवरी, एट फरवरी आप ऐसे कर रहे हो। ठीक है, किंतु एट का प्रयोग 24 घंटों की अवधि में, एट 1 o'clock, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्र जिसमें कोई कार्य होता है, ठीक है, कि भाई कोई भी कार्य इतनी देर में हुआ, अवधि प्रकट करने वाले त्योहारों के नाम से पूर्व हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वरना नॉर्मल दिन, दिनांक, महीने, वर्ष इनसे पहले यूज नहीं करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ऑन, ये इंपॉर्टेंट है। बिफोर डेज एंड डेट्स, कोई भी दिन या कोई भी तारीख बतानी है तो हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु से है, राम विल गो टू जयपुर ऑन मंडे, मंडे को जाएगा। जॉन गोज टू चर्च ऑन संडेज। ठीक है, तो डेज के कॉन्सेप्ट में हो गया यहां पे। अभी देखना, यहां पर पहले वाले में एट दिवाली लिखा था, यहां पे ऑन दिवाली लिखा है, क्यों? पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली, ये पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया, दिवाली वाला दिन। वहां पर अवधि बता रहे थे कि दिवाली वाले त्योहार के समय, है ना? वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August. पॉइंट ऑफ टाइम अगेन, डेट। He is returning on 7th instant. 7th instant अर्थात इसी माह के 7 तारीख को। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा इन का प्रयोग। इन का प्रयोग महीनों, मौसम और साल इनके कंपैरिजन में होता है, मतलब इनके साथ होता है। जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1985, हम ये नहीं बोलेंगे आई वॉज बॉर्न ऑन 1985, नहीं। वी टुक एग्जाम्स इन मार्च, परंतु यदि टाइम के पूर्व दिस, लास्ट, नेक्स्ट या एवरी आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बॉर्न, ये रहा, ही इज गोइंग आउट दिस मॉर्निंग,
यहां पर आउट के बाद मॉर्निंग से पहले दिस आ गया तो हमें इन एट ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। शी कम्स हियर एवरी डे, इससे पहले हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये आ जाए कोई भी जो समय बताया हुआ है उससे पहले, तो आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। ठीक है, आप कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। अगला, बिफोर मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले। आई शैल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मीट मी इन द आफ्टरनून। लेकिन नाइट के साथ आप एट का प्रयोग करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इनका पहला प्रयोग हमने देख लिया। दूसरा हमने देखा मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ। नाइट के साथ हम एट लगाते हैं, इन नाइट नहीं लिखते, हम एट नाइट लिखते हैं। ठीक है, द थीव्स स्टार्ट देयर वर्क एट नाइट। लेकिन यदि इनके पूर्व सप्ताह के दिनों के नामों का प्रयोग हो तो ऑन लगेगा। जैसे ऑन संडे मॉर्निंग, अब यहां मॉर्निंग से पहले एक डे आ गया तो हम इसी के अनुसार लगाएंगे ना, ऑन संडे, जैसे हम यहां लगा रहे थे। ठीक है, तब हम मॉर्निंग के अनुसार नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बिफोर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर फ्यूचर मतलब भविष्य की उस समय अवधि से पूर्व जितनी देर में कोई काम समाप्त या पूरा हो जाएगा। जैसे आई शैल बी बैक इन एन आवर, कि भाई 1 घंटा होने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। तो फ्यूचर में जब 1 घंटा होगा, मेरा आने का काम उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। भविष्य के समय के साथ इन बाय में अंतर देखें। अभी देखते हैं इन और बाय में क्या अंतर है। ठीक है, जब हम बाय पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट वन है बिफोर। बिफोर होता है किसी भी समय या घटना से पहले, है ना। और आफ्टर का विपरीत होता है। जैसे मीट मी बिफोर डिनर, भाई मुझे डिनर से पहले मिलना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। तो किसी भी समय या किसी भी घटना से पूर्व बिफोर का इस्तेमाल होता है। बिफोर के और भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी देखेंगे। संडे कम्स बिफोर मंडे, संडे जो है वो मंडे से पहले आता है। वहीं पर अगर आफ्टर देखें तो फॉलोइंग इन टाइम के केस में आफ्टर का यूज होता है। एक तो किसी का पीछा करने के लिए यूज होता है, जो शुरुआत में हमने देखा। अब ये टाइम के रेफरेंस में भी है, मतलब मीट मी आफ्टर डिनर, मुझे डिनर के बाद मिलना। ठीक है, तो पश्चात या बाद के अर्थ में भी इसको यूज करते हैं। और एक किस में यूज करे थे? द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, फॉलो करने के लिए किसी को, किसी के पीछे के केस में। डू नॉट गो आउट आफ्टर डार्क, भाई अंधेरा होने के बाद बाहर मत जाओ। क्लियर है? सब कुछ मैंने यहां पे लिखा हुआ है। आप इनके अगर नोट्स बना लेंगे तो और भी बेटर है। सारी चीजें एक जगह लिखी हुई आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग। टू इंडिकेट द मीनिंग थ्रू आउट द कंटिन्यूएंस ऑफ, मतलब किसी भी चीज के दौरान। अगर सिंपल शब्दों में देखूं तो मैं दौरान, ठीक है, किसी समय की निरंतरता के दौरान के अर्थ में इसको यूज करते हैं। जैसे द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, जो सूरज है वो हमें दिन के समय रोशनी देता है, तो दिन के दौरान। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दिनों के दौरान। आई वॉच सेवरल मूवीज, मैंने बहुत सारी मूवीज जो हैं वो देखी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बाय का इस्तेमाल, अब यहां पर हमने यही सोचा था। इन और बाय में डिफरेंस देखेंगे। आई शैल बी बैक इन एन आवर, और अब बाय का यूज क्या होता है? आओ, टू इंडिकेट द मीनिंग ऑफ एज सून एज, मतलब भविष्य के समय को व्यक्त करने के लिए तक के अर्थ में, कि जितना जल्दी हो सकेगा।
इसका अर्थ प्रयोग किया जाता है दिए गए समय से पूर्व तक के अर्थ में या जैसे ही के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। एज सुन एज के उसमें होता है। आई शैल फिनिश माई वर्क बाय संडे, कि भाई मैं रविवार तक अपना काम कर लूंगा। अगर हम बोलेंगे आई शैल फिनिश माई वर्क इन संडे, मजा नहीं आएगा सेंटेंस। बाय जुलाई 15th ही विल हैव लेफ्ट द प्लेस, भाई जुलाई 15 तक वो ये जगह छोड़ के जा चुका होगा, राइट तक। क्लियर? बाय और इन दोनों का ही प्रयोग भविष्य के समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यही देखा हमने अभी। बाय भविष्य के उस निश्चित समय को व्यक्त करता है जब तक कोई काम पूरा या समाप्त होगा, जबकि इन का प्रयोग कार्य पूर्ण होने की समय अवधि को बताता है कि ये काम इतने दिनों में पूरा हो जाएगा, और बाय बताता है तक, इस समय तक पूरा हो जाएगा। इन 5 minutes, 5 मिनट में। कहां गया टाइम? हाँ, अवधि पीरियड ऑफ टाइम बाय 5 o'clock। अब देखो 5 मिनट में पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई 5 मिनट में ये काम खत्म हो जाएगा, वहीं पर पीरियड ऑफ टाइम बाय 5 o'clock। एक होता है 5 मिनट में और एक होता है 5 बजे तक, डिफरेंस है, ठीक है। बिफोर टाइम टू इंडिकेट कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस, कोई भी कंडीशन और सर्कमस्टांस बतानी है तो बाय का यूज होता है। कैसे? द थीफ थॉट इट फिट टू ब्रेक इनटू द हाउस बाय मूनलाइट। चोर ने क्या सोचा कि भाई जैसे ही अंधेरा होगा, मूनलाइट होगी, वो बिल्कुल सही समय होगा घर के अंदर घुसने का। तो कोई भी स्थिति या परिस्थिति, ठीक है, उसका प्रयोग समय से पूर्व को के अर्थ में भी किया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? चलो नेक्स्ट है फॉर प्रेपोजिशन। टू इंडिकेट एक्सटेंट ऑफ टाइम। एक्सटेंट ऑफ टाइम मतलब समय सीमा बताने के लिए। जैसे 2 घंटे के लिए फॉर 2 hours, 10 साल के लिए फॉर 10 years। तो आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर अ मंथ, मैं 1 महीने के लिए, मतलब आप जब भी किसी चीज की ड्यूरेशन बता रहे हो, कितने समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। वहां पर फॉर का यूज हम ड्यूरेशन बताने के लिए ही कर रहे होते हैं, है ना। चलो वहीं पर सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। सिंस 2 o'clock, सिंस संडे, सिंस जनवरी, वैसे। दे हैव बिन वर्किंग हार्ड सिंस संडे, वो संडे से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आई हैव बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2019, मैं 2019 से स्कूल में पढ़ रहा हूं, राइट गुड। अब है थ्रू। एक तो हमने थ्रू पढ़ा था, थ्रू द विंडो, है ना, किसी चीज के आर पार जाना है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ टाइम, शुरू से अंत तक के अर्थ में समय से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द पेशेंट विल नॉट लिव थ्रू द नाइट, कि भाई जो हमारा पेशेंट है, मरीज है, रात भर जिंदा नहीं रहेगा, मतलब सुबह होने से पहले मर जाएगा। यू कैन नॉट वर्क इन द सन थ्रू द डे, भाई आप पूरा दिन धूप में काम नहीं कर सकते, ठीक है। उस केस में भी हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टिल। टू इंडिकेट अप टू द टाइम व्हेन, मतलब कब तक, किसी समय तक के केस में टिल।
आई शैल वेट फॉर यू टिल 7 o'clock. मैं तुम्हारा 7 बजे तक वेट करूंगा. राम वर्क्स हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. राम जो है सुबह से रात तक काम करता है. नेक्स्ट वन, until. अब टिल और until दोनों ही समान प्रयोग होने वाले प्रेपोजिशन है. समझना पर until का प्रयोग ज्यादातर उन वाक्यों में किया जाता है जब इससे संबंधित क्लॉज मतलब कि उपवाक्य या वाक्यांश वाक्य में पहले आता है. जैसे until his marriage he spent his time with his friends. अब यहां पर ये जो his marriage है ये until जो है ना शुरुआत में इस्तेमाल हो रहा है. देखो तीनों में यहां पे till हम बाद में यूज कर रहे थे, until शुरुआत में यूज हो रहा है. ठीक है, तो जिस भी क्लॉज या फ्रेज में आ रहा है तो पहले आ रहा है until his marriage he spent his time with his friends. शादी से पहले तक उसने अपना समय अपने दोस्तों के साथ बिताया है. 7 बजे तक मैंने उसका इंतजार किया. Until Mary returns, John waited. जॉन ने इंतजार किया जब तक मैरी वापस नहीं आ गई. क्लियर? चलो अभी है विद प्रेपोजिशन. विद का इस्तेमाल कब करते हैं? एट द सेम टाइम, मतलब ठीक उसी समय के अर्थ में. ठीक उसी समय के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे विद द अप्रोच ऑफ द सनसेट इट बिकेम चिली. सूर्य अस्त होते ही, सेम टाइम. With these words the teacher started to teach us. इन शब्दों से टीचर ने हमें पढ़ाना शुरू कर दिया. मतलब एट दी सेम टाइम पे भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं. और एक विद का इस्तेमाल होता है किसी चीज के साथ. ठीक है, चलो यहां तक का समझ में आया सभी बच्चों को? लास्ट है हमारा विद इन. विद इन प्रेपोजिशन का यूज हम कब करते हैं? विद इन का यूज करते हैं इन लेस देन टाइम दिखाने में. मतलब से कम समय के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है. डू इट विद इन एन आवर, मतलब 1 घंटे से कम के समय में इसको कर दो, 1 घंटे से पहले कर दो. ही विल फिनिश हिज वर्क विद इन अ वीक. ये अपना काम इस हफ्ते के खत्म होने से पहले पहले कर देगा. अपना ये काम वो इस हफ्ते के खत्म होने से पहले पहले तक कर देगा. क्लियर हो गई ये बात? बहुत बढ़िया. आज की हमारी ये क्लास इतनी ही थी. ये थे कुछ प्रेपोजिशंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं. मैं आशा करती हूँ आपको ये सभी समझ में आए होंगे. बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.